मैं किसी टॉपर्स को फॉलो नहीं किया सर। एसएससी ऐसी फील्ड है जिसमें जल्दी सिलेक्शन लिया जा सकता है। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो मैटर करता है। पढ़ना है, मन कर रहा है तो अच्छे से पढ़ेंगे, और जब बिल्कुल एकदम से नहीं कर रहा है तो आराम से रेस्ट ले लेते हैं। एक दिन का रेस्ट में कुछ नहीं। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चन, ये आज के एग्जाम में ये डिमांड करते हैं, तो स्पेसिफिक होके चल रहा है। हर एक चीज कवर नहीं करनी है। हाय, दिस इज मनीष ग्रोवर, क्वांट फैकल्टी ऑलिव बोर्ड। मैं आपके साथ एक ऐसे सफ़र को आज आपके सामने रखने वाला हूं। एक ऐसा टॉपर जिसने एसएससी सीएचएसएल 2024 में एआईआर यानी ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है। ये सफ़र आप लोगों ने मेरे साथ पहले भी देखा है, बट ये सबसे अलग सफ़र क्यों रहने वाला है कि एक आसान जिंदगी या मुश्किल जिंदगी से एक ARI 1 तक पहुंचना बहुत ऐसा शिद्दत की बात होती है, बहुत मेहनत लगती है। तो आज हमारे बीच हैं रोहित सर, और मैं आपका नमस्ते स्वागत सर। करता हूं रोहित बिल्कुल सर। प्लीज मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। मेरा नाम रोहित चढ़ार है, और मैंने एसएससी सीएचएसएल 2024 में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल की है। मैं उत्तर प्रदेश में झांसी के पास ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक छोटा सा टाउन मेहरौनी पड़ता है, और मैं उधर से बिलोंग करता हूँ। जो एक्चुअली वो रीजन आता है वह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर आता है, और बुंदेलखंड आज भी इंडिया का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और एक्चुअली हमारी ललितपुर है वह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है आज भी। मतलब स्टेट डाटा वगैरह देखें तो उधर रिसोर्सेज की बहुत कमी है। और बाकी मैं बिलोंग करता हूँ तो मेरी फैमिली भी बहुत ही लो बैकग्राउंड से है। पिताजी ब्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम देखते हैं मेहरौनी में, बाहर से मंगाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे दुकान में वगैरह और घर घर जाकर भी। तो मेरी स्टडी मेहरौनी से ही हुई, स्कूल में 10th तक। हाँ, मैं शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ सर। एक तो फैमिली ने अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया है कि आपकी एजुकेशन पर जितना हो सकता है आप उतना खर्च किया जाए। एक्चुअली एरिया पिछड़ा है तो लोग बोलते रहते हैं कि आप मतलब फैमिली वालों से बोलते रहते हैं कि आप खर्च किस पर कर रहे हैं। बाकी लोग, कुछ लोग हैं कि मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ खरीद लें, प्लॉट वगैरह डाल लें, घर बना लें। लेकिन मेरी फैमिली ने इस सब को छोड़ के मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है सर। रहता है ना पिछड़ा क्षेत्र, तो उधर लोग बोलते रहते हैं। इसके बाद मैं बगल में टीकमगढ़ पड़ता है, उधर से मैंने 12th की। इसके बाद सागर से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने एसएससी फील्ड को सिलेक्ट किया, और लगभग 1 ईयर की प्रिपरेशन के बाद मेरा प्री एग्ज़ाम हुआ, और कुछ 3-4 महीने बाद मेंस भी हुआ, और 2-3 महीने के बाद आज से थोड़ी दिन पहले मेरा रिजल्ट आया, और CHSL 1 हासिल हुई है सर। बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि रोहित, आप जैसे एक सफ़र होता है, तो मैं चाहूँगा कि जब आपको अपने रिज़ल्ट के बारे में पता लगा कि आज मैं CHSL में मेरा ARI 1 आ चुका है, तो वो क्या फीलिंग थी, कैसी फीलिंग थी उस वक्त? तो सर वो वाली फीलिंग मतलब एक्सप्रेस नहीं की जाती वर्ड वर्ड में। ऐसी फीलिंग थी। एक्चुअली मैं शादी में था, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, उसने बताया कि रिजल्ट आ गया है। मैंने PDF ओपन की, अपना नाम देख लिया, और उसके बाद अपनी पोस्ट देख ली। और इससे पहले मैंने कभी रिजल्ट चेक नहीं किया था कि एसएससी किस टाइप से रैंक कहाँ लिख कर देती है। फिर एक जीके वाले सर का कॉल आता है, वह मुझे बताते हैं कि आपकी AIR फर्स्ट आई है। फिर वह मुझसे रोल नंबर पूछते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, मैं बताता हूँ। तो उस टाइम मतलब मुझे पहले से अपने ऊपर विश्वास था कि मेरी रैंक आ जाएगी अंडर 100 के करीब। बट फर्स्ट मैं कभी कभी सोचता था फर्स्ट आ सकती है, बट इतना नहीं सोचा था कि आ ही जाएगी बिल्कुल से। तो उस टाइम मुझे बाद में पता चला, फिर मैंने चेक किया एक बार, तो मुझे इतना हैप्पीनेस हुई कि मैं वहीं उछलने लगा था फ्रेंड्स के बीच में, बिल्कुल खुशी से सर। अनबिलीव मतलब सबसे अच्छा मोमेंट है लाइफ का ये। मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद आपका उसका फल मिलता है। भले ही मतलब अभी कोई ये थोड़ी छोटी जॉब हो, बट जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, बहुत
दिल से मेहनत करते हैं, जब आपको मिल जाता है तो उसकी हैप्पीनेस वर्ड्स में बयां नहीं की जा सकती सर। जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना एक हाँ, अलग खुशी होती है, और उसके सर बाद इतने पिछड़े AIR क्षेत्र 1 से, बनना। हाँ, और बिल्कुल आप बता रहे हैं कि बैकवर्ड इलाके हाँ, से आप बहुत बिलोंग करते बैकवर्ड हैं, इलाका है तो सर। छोटी पोस्ट बड़ी पोस्ट मैटर नहीं हाँ, करती, आगे आपका बहुत सारे बिल्कुल सर। मौके हैं अभी। जैसे मैंने हमेशा, जैसे मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरे मदर भी, तो बहुत सारे लोगों का सपना तो पहले से ही होता है कि हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, और बहुत सारे लोग प्लान नहीं करते कि क्या होगा क्या नहीं। तो आपका प्लान ग्रेजुएशन से पहले से ही था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, या अभी कुछ डिसाइड नहीं था? नहीं, एक्चुअली मेरा 10th और 12th तक भी मुझे पता नहीं था मैं क्या करना चाहता हूँ। और अक्सर रहता है बच्चों को बाद में ही फिक्स होता है जब 12th पास हो जाते हैं। तो मैं 12th तक सोचता था कि मैं इसके बाद IIT फील्ड में जाऊँगा, जेई वगैरह का एग्ज़ाम दूंगा। लेकिन उस टाइम कोविड आ जाता है, 2020 में मेरा 12th फिनिश हुआ था। तो मैं बगल में सागर पास पड़ता है, एक्चुअली मैं उस टाइम पे बाहर जाना भेजना बच्चों को, मतलब फैमिली कोई नहीं चाहता था उस टाइम। तो बगल में मैं BSc में एडमिशन ले लेता हूँ ग्रेजुएशन के लिए, रेगुलर था मैं वहाँ। एक एक डेढ़ साल का वो चला। तो वहाँ फिर मैं सोचने लगा कि मैं BSc करके MSc वगैरह करूँगा, PhD वगैरह करूँगा। बट फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और एक्चुअली मैं अपनी फैमिली का मतलब सबसे बड़ा बेटा हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जल्दी से जल्दी फैमिली के लिए कुछ करिए। तो फिर मुझे पता चला कि SSC ऐसी फील्ड है जिसमें जल्दी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो बाकी फ्रेंड्स वगैरह से पता चला इस बारे में, और इस तरह से मैं इस वाली फील्ड में आया सर। ठीक है, तो अगर मान के चलें, जैसे कॉलेज लाइफ हर बंदा जीता है, हाँ, और सबकी कॉलेज लाइफ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, वही 3-4 साल ऐसे होता है बिल्कुल जो सर। इंसान एंजॉय सबसे ज़्यादा करता है। तो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है? आप पढ़ते थे, या एक एवरेज स्टूडेंट थे, या क्या था आपकी कॉलेज लाइफ में? नहीं सर, मैं 10th तक टॉपर रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद 12th में भी टॉपर रहा हूँ। और मैंने सागर सागर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरे एग्ज़ाम में टॉप किया था। इसके बाद मैं सागर में गया, तो मैंने घर से एग्ज़ाम होते थे पहले ऑनलाइन, तो उधर तो अच्छे से हो गया था, मतलब अच्छी परसेंटेज रही। इसके बाद आता है 5th और 6th सेमेस्टर। तो उन 2 सेमेस्टर में मैंने लाइफ को पूरे तरह खुल के जिया, बिल्कुल मतलब जो रहते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से घूमा सब कुछ, मतलब जो मैं आज बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाता था। ऐसा मैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं कॉलेज मतलब स्कूल टाइम के, अभी मतलब मैं मिला नहीं था, अभी 6-7 साल बाद मिला हूँ। कुछ फ्रेंड्स इधर दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं तुम कितने मतलब बदल गए हो। पहले से मैं बिल्कुल शांत रहता था, अभी टीचर्स मिलते हैं, देख कैसे बोलने लगे हो। तो एक्सपोजर मिलता है, बाहर आप जाते हैं कॉलेज वगैरह में। तो मतलब जो कॉलेज लाइफ होती है इसी के लिए होती है कि आप फ्रेंड वगैरह मतलब सोसाइटी से कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दें, सीखें लोगों से बात करना। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, जो मतलब बच्चों को लेना चाहिए। एक्चुअली मतलब मैं आजकल डिग्री का महत्व कम हो गया है सर, और रियलिटी है मतलब स्टूडेंट्स हम मेन फोकस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर। तो हम लोगों का ऐसा रहता था कि कॉलेज में आराम से जब एग्ज़ाम्स आएँ तो उसके 8-10 दिन पहले स्टडी स्टार्ट कर देनी है, और उतने में आराम से पास हो जाओगे, अच्छी परसेंटेज भी बन जाएगी। तो ऐसा चलता था। देखो, ग्रेजुएशन मैंने भी बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, तो हम लोग को ये होता था कि यार एक एक पेपर में 6-6 दिन का गैप मिल जाता था, हाँ, कि एक ही दिन पहले पढ़ेंगे हाँ। और सुबह पेपर दे के आ जाएंगे। नहीं, इतना चल, गैप नहीं रहता था हमारे में, थोड़ा-सा रहता था। बट हम लोग मैनेज कर लेते थे, मतलब पहले से आदत हो रखी है कि आप एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले 2x में वीडियो चलाएँगे। टीचर्स मैथ वगैरह गजेंद्र पुरोहित नाम सर से एक टीचर्स हैं, तो हम दोनों को बिल्कुल 2x में वीडियो चलाने की आदत हो रखी है। तो बिल्कुल अभी भी है, मतलब हम लोग इसमें एसएससी फील्ड में आए तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते थे तो 2x में चलाते थे, मतलब स्लो तो सुनने की आदत नहीं है। तो फिर वही एक्सपीरियंस अभी भी काम आ रहा है कि मतलब समझ में आ जाता है, तेज स्पीड में भी देखते हैं। तो हम लोग मतलब 2-3 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लेते थे उस टाइम। और हाँ सर, ऐसा रहता है कि फ्रेंड्स वगैरह के साथ 2-3 महीने लास्ट के थे, तो ऐसा लगता था कि अब तो हाँ बिछड़ जाना है सबको। तो हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं सब, मतलब जितना किया जा सकता था, और करना भी चाहिए सर, मतलब बिल्कुल। आप। रोहित, जैसे आपने CHSL कवर किया, तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे भी क्लियर करना है। तो
एक डर रहता है कितने अटेम्प्ट लगे होंगे रोहित को यहाँ तक पहुंचने में। तो मैं चाहूंगा एक तो आप ये बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट में क्रैक किया और उसकी प्योर स्ट्रेटजी क्या थी जो आपने जीरो से शुरू करके आप यहाँ तक पहुंचे। हाँ सर, हाँ एक्चुअली लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब एक तो पहले से बना रखा है कुछ लोगों ने कि आपको यदि एग्ज़ाम निकालना है कि तो 2 3 4 साल तक आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसमें क्या ही होगा, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मैं अगले में निकाल लूँगा। तो मैं ये पहले से ही सोच रखा था कि क्यों ना आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जितनी मेहनत है पूरी एक ही अटेम्प्ट में कर लेते हैं। मतलब दूसरे अटेम्प्ट में एक तो ऐसा होता है कि आप एक बार फेल होते हैं तो आपका लेवल बहुत डाउन चला जाता है, मतलब आप पूरे अंदर से टूट जाते हो। तो मैं पहले ही सोच रखा था कि मतलब पूरी जहाँ तक जितनी बन सकती है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरी जी जान लगा देनी है सर। और मैं अपना सच बताऊं तो मैंने 10-10 12-12 घंटे तक एक दिन में स्टडी किया है। और मेरी जो स्टार्ट हुई थी वह मेरी ग्रेजुएशन अगस्त में ख़त्म हो चुकी थी। हाँ, और 9th ऑफ अगस्त से मैंने प्रिपरेशन 2023 से स्टार्ट कर दी थी। और 4 जुलाई 2024 को मेरा CHSL प्री का एग्ज़ाम था। तो करीब 11 मंथ की प्रिपरेशन चलनी रही। और सर मतलब कुछ टाइम ऐसा आता है कि मतलब आप लोग कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लो मार्क्स आने लगे। तो कभी कभी ऐसा रहता था कि मतलब कभी मन नहीं करता बिल्कुल पढ़ने का। तो ऐसा मैं बीच में ब्रेक्स भी लेता रहता था कि पढ़ना है, मन कर रहा है तो अच्छे से पढ़ेंगे, और जब बिल्कुल एकदम से नहीं कर रहा है तो आराम से रेस्ट ले लेते हैं 1-2 दिन में। एक दिन का रेस्ट में कुछ नहीं हो, मतलब आप खुद को रिफ्रेश कर लेते हैं फिर, और फिर से स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा उससे मतलब ज़्यादा आउटपुट निकलता है। और ऐसा है कि आप मन नहीं है आपका और आप पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग के अंदर कुछ जा नहीं रहा है, तो वो कोई मतलब का नहीं है सर। तो इस तरह मतलब 11 मंथ की जर्नी रही। और मेरा अभी उसके कुछ दिन बाद मेंस हुआ, फिर रिजल्ट आ गया सर, और अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है। और काफ़ी टीचर से मिला हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सभी टीचर्स का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। उन्होंने मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं टीचर्स, तो बहुत अच्छा लगता है सर सुन के सबके बारे में। रोहित, अगर हम बात करते हैं कि जब आपने फ्रेशर के तौर पे स्टार्ट किया था और जैसे आपने तो एक ही अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया, 2023 में आपने तैयारी शुरू की और 24 में आपने निपटा दिया। तो अगर हम मान के चलें कि एक फ्रेशर शुरू करे और मान लो कोई रिपीटर है, रिपीटर माने भाई एक अटेम्प्ट दे चुका है या 2 अटेम्प्ट दे चुका है, तो क्या डिफरेंस होता है आपकी नज़र में? क्या डिफरेंस होगा या क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए? मान लीजिए जो इस बार रह गए तो वो अब इस बार देंगे तो वो रिपीटर हो गए, तो उनको क्या बदलाव करना चाहिए और फ्रेशर को क्या करना चाहिए? क्या ज़्यादा बिल्कुल सर, डिफरेंस है? हाँ मैं बोलूँगा कि जो फ्रेशर्स हैं या चाहे रिपीटर्स हों, मतलब फ्रेशर्स को माइंड में ये सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता है या रैंक नहीं लाई जा सकती है। सब कुछ हो सकता है सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और उनको माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए अपना कि मैं कर सकता हूँ। और यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको खुद से विश्वास हो जाएगा कि मैं अच्छी रैंक ला पाऊँगा और अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। और बाकी जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं लास्ट ईयर, उनको अच्छे से एनालाइज करिए। क्या मिस्टेक्स रह गई, क्या हमारे मतलब ऐसे लूपहोल्स थे जिसमें जिनकी वजह से मेरा रह गया है। और बाकी मेरी मतलब जो आपने कुछ ऐसा होता है कि कुछ किसी लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह वीकनेस रह जाती हैं, और कुछ लोग के साथ होता है सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको इम्प्रूव करिए। और जो उनके कॉन्सेप्ट वीक रह गए हैं लास्ट ईयर के, कभी कभी और एक और चीज़ होता है सर, कभी कभी आपने बहुत मेहनत कर रखी है पिछले साल से, और आपने लास्ट टाइम अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, और कुछ या बाई चांस कभी कभी दिन खराब हो जाता है सर कि मतलब उस दिन अच्छे से काम नहीं किया माइंड। तो ऐसी बात नहीं है, ये हो सकता है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अपना माइंड सेट पॉजिटिव बना के रखिए कि इस साल मतलब कुछ कमी रह गई तो इस साल मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं खुद को और इम्प्रूव करूँगा, और मैं सिलेक्शन ही नहीं बल्कि और अच्छी रैंक के साथ इसको एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा सर। ये सब माइंडसेट मतलब माइंडसेट बना के पहले पहले से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरा स्कोर नहीं हो रहा है, मैं प्रॉपर मेहनत कर पा रहा हूँ या नहीं, बाकी बच्चे मुझसे कितने आगे हैं,
कितने मुझसे पीछे हैं, मेरा हो पाएगा या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब खुद की मेहनत यदि आप करते हैं तो आपको खुद से ही बिलीव, खुद की मेहनत पर पहले से बिलीव हो जाएगा कि मेरा हो सकता है। अगर हम ये बात करें रोहित कि कॉन्सेप्ट कितना मैटर करता है जब हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो कॉन्सेप्ट की क्या वैल्यू होती है, और उसके बाद मॉक क्या हमारे लिए आगे की तरफ सफर को बढ़ाते हैं, वो मैं जरूर आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल सर। आजकल सर ऐसा चल रहा है कि एक तो होते हैं कॉन्सेप्ट्स और कुछ बच्चे होते हैं ट्रिक्स। मतलब बच्चे चाहते हैं कि हर एक चीज़ की शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, तो हर एक चीज़ की शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भाग सकते। जब एग्जाम होता है, आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, तो उस टाइम आपके माइंड में ट्रिक्स नहीं आती कि कौन सी ट्रिक्स लगाएं। मतलब आपके पास ट्रिक्स होंगी भी तो बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएंगी, तो आपको समझ में नहीं आता उस टाइम की ट्रिक्स कौन सी सिलेक्ट करनी, इसमें कौन सी लगनी है। तो आपके पास सबसे पहले बेसिक चीज़ है भाई, होना चाहिए बेसिक्स। आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब आपके पास भले ही लंबा क्वेश्चन आ जाए, यदि आप उसको बेसिक्स से कर सकते हो तो भले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, आपके 10 सेकंड भले ही एक्स्ट्रा लग जाए। लेकिन ट्रिक्स में ऐसा होता है कि कभी कभी आप केवल ट्रिक्स रटी रह जाती हैं, आप वो समझ नहीं आता कहाँ यूज करनी है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रिक्स पर डिपेंड नहीं रहना है, ट्रिक्स यूज करनी है, लेकिन उससे पहले आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, वो मैटर करता है। और सर मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, आपने एक और क्वेश्चन किया था। मेरा एक सवाल ये था कि जब हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट पे मेहनत करते हैं और फिर मोक देते हैं हम लोग, तो मोक हमारी क्या आगे सफर में कैसे मदद करती है? बिल्कुल सर। तो सर जब अपन मॉक्स प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमको पता चल जाता है कि हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, अपनी पहले से स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि हम जो एग्ज़ाम है उसको किस सीक्वेंस में सॉल्व करें, जो वहाँ अपन को देना है। तो जो मैं अपना बताऊं तो पहले मैं करता था रीजनिंग, फिर करता था मैं इंग्लिश, उसके बाद जीएस, उसके बाद लास्ट में इनफ टाइम मैं 30 मिनट्स के करीब मैं सेव कर लेता था, मैथ्स के लिए छोड़ देता था। तो वह लगभग 20 से 25 मिनट्स कभी कभी, मतलब जैसा कभी लेवल रहता है एग्ज़ाम का, तो बाकी 5-10 मिनट का आप वहाँ पे मेंटेन करने के लिए छोड़ सकते हैं कि आपका 55 मिनट्स के समथिंग आप पहले से बना लो कि हमने ये करना है, और 5 मिनट छोड़ सकते हैं कि जिस हिसाब से पेपर का लेवल रहा उस हिसाब से आप उन 5 मिनट्स को अलग अलग सेक्शंस के लिए मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद मॉक से एक और फ़ायदा होता है कि आप उससे सीख जाते हो कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन पहले छोड़ देना है। मतलब जो बहुत ज़्यादा टफ है, जिसमें कैलकुलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हैं, क्या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पहली पहली बार देखा हुआ लग रहा है, तो इसको आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चन, ये आज के एग्ज़ाम में मतलब ये डिमांड करते हैं आज के एग्ज़ाम, कि आपको कब कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ देना। कभी कभी होता है कि मैथ्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे उसमें अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और उससे आंसर नहीं आ पाता सर। हाँ, तो इससे सिर्फ उस क्वेश्चन का लॉस नहीं होता, बाकी क्वेश्चन फिर उसके बाद आप टाइम देखते हैं कि इतना 5 मिनट से मैंने इसमें बर्बाद कर दिए, मैं इसको और कहीं यूज करता तो और एफिशिएंट हो सकता था। अब इसकी बजाय आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, उसकी जगह और क्वेश्चंस करें, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव बना रहता है कि आप क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। आप एक क्वेश्चन में टाइम खराब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बाद की के क्वेश्चन फिर जो सिंपल भी रहते हैं उनमें भी गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बाकी यही से सब चीज़ें सर मॉक से इम्प्रूव हो जाती हैं। अच्छा, जैसे आपका सफर रोहित 11 महीने का रहा है भाई। हाँ आपने 9 अगस्त को जैसे बताया कि तैयारी शुरू की, फिर आपने 4 जुलाई को पेपर दिया। बिल्कुल सर। तो क्या आपने इस पूरी तैयारी के दौरान, आपको क्या लगता है, क्या 6 महीने में CHSL की तैयारी करके एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है? और अगर है तो कैसे, क्या टिप्स होनी चाहिए? हाँ सर, 6 महीने तो थोड़ा कम हो सकता है, बट मैं कहूँगा कि यदि आपका थोड़ा सा पहले से बैकग्राउंड अच्छा है, थोड़ा सा भी, तो 10 मंथ या फिर 1 ईयर इनफ है सर, मोर देन इनफ टाइम है CHSL के लिए। तो एक तो आज के एग्ज़ाम का लेवल है ना, थोड़ा कम हो रखा है, मतलब उस लेवल का नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आसान है सर, इतने जब 40 लाख स्टूडेंट उसके फॉर्म फिल करते हैं, उसमें से सिर्फ इस टाइम जो हुआ है 3400 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब कोई आसान भी नहीं है। तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी। और ना, मतलब आप कहीं भी जाते हैं, मतलब आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसको स्ट्रेटजी सब जगह चाहिए पड़ती है। तो आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप इतने मंथ्स तक सारे सब्जेक्ट कवर कर चुके होंगे
यदि आप कहीं से भी कोर्स परचेज करते हैं तो उनका कोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो करीब 8 मंथ के करीब सारे सब्जेक्ट कवर करवा दें। और ये हो सकता है सर, 8 मंथ का टाइम इनफ होता है, मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। बाकी 4 मंथ आपको खुद से जितना बन सकता है उतना रिवीजन करना है, PYQ के मॉक्स लगाने हैं। और सर मैं मॉक्स में बहुत सारी लगा चुका था एग्ज़ाम के पहले। हाँ, तो मॉक से आपको मतलब PYQ का पैटर्न समझ में आता है, और SSC आजकल अपने पैटर्न पर स्टिक रहती है कि अब जैसे लास्ट ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी बेस्ड पर नए क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं, उनको प्रैक्टिस करें। और बाकी बीच में ऐसा रहता है कि आपके कॉन्सेप्ट हैं, यदि भूल रहे हैं तो उनको प्रॉपर रिवीजन एंड मतलब मल्टीपल रिवाइज करते रहें। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम GS के साथ होती है, तो GS में आपको सब कुछ नहीं देखना है, GS बहुत वास्ट है। और जो स्पेसिफिक पूछ रही है आजकल SSC, आपको उस मतलब उसको समझना है कि मतलब वाकई क्या चाहती है एग्ज़ाम आपसे, क्या डिमांड करता है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। कि आपको सर एक तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पैटर्न समझना सबसे बड़ा काम है आजकल। तो पैटर्न समझना है आपको कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रही है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और टीचर्स बाकी सबका रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल मेन स्टूडेंट का होता है कि आप खुद पर कितना बिलीव करते हैं, खुद से कितनी मेहनत करते हैं। और बाकी ना यही बोलूँगा कि खुद पर बिलीव रखिए, और मतलब मेहनत आप कर रहे हैं तो क्यों 2 साल या 4 साल लगाना, एक ही साल में पूरी मेहनत कर लेते हैं ना, पूरी जी जान लगा देते हैं तो ज़रूर निकलेगा सर एग्जाम। अच्छा रोहित, एक ना बड़ा कॉमन सवाल है जो अक्सर सुनने को मिलता है, जैसे इसका आधा जवाब तो आपने दे दिया कि अब लेवल तो बचा नहीं है, हाँ जो फैक्ट है। जैसे हाँ, आपने ये बोला रियलिटी है लेवल सर, कम हो गया है, बिल्कुल मेरा मानना है लेवल बचा ही नहीं बिल्कुल रियलिटी है है ना। सर। और एक और जो फैक्ट की बात है कि पेपर वही आना है जो शायद पिछले साल आया बिल्कुल था, सर। एक की जगह B आ जाएगा और हाँ 5 की जगह 10 आ जाएगा। बट फिर भी एक सवाल है जो मोस्ट कॉमन, बच्चा जब नई शुरुआत करता है, एक बहुत कॉमन सवाल है कि अगर कोई Tier 1 Tier 2 की तैयारी एक साथ करना चाहे तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए? सर, हाँ पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था, आज से कुछ टाइम पहले। और शायद CHSL का मुझे ध्यान है, तो पहले Tier 2 एग्ज़ाम नहीं होता था CHSL में, ये लास्ट 1 ईयर से स्टार्ट हुआ है Tier 2 एग्ज़ाम। तो अभी भी मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि Tier 1 का अलग से तैयारी की जाए, Tier 2 के लिए अलग से तैयारी की जाए। बेसिकली थोड़ा सा इंग्लिश का सेक्शन हो जाता है कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन और वगैरह ये थोड़ा डिटेल में पूछ लेते हैं मेंस में। लेकिन चाहें आप तो तैयारी आराम से की जा सकती है। थोड़ा मतलब जब आपका प्री क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे इंग्लिश में बात करूं मैं तो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन हुआ, और मैथ्स में थोड़ी एडवांस मैथ होती है, और रीजनिंग में थोड़ी अलग टाइप की मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनने लगते हैं। और जीके लगभग सेम होता है, और जीके में थोड़ा थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। लेकिन यदि आप शुरू से ही मतलब प्री और मेंस दोनों को फोकस में रखकर, ऐसा नहीं है कि आप प्री के लिए अलग से तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए आप अलग से बैच परचेज करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि आसानी से दोनों की एक साथ प्रिपरेशन तैयारी की जा सकती है। बाकी इसके बाद ऐसा है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आप मेंस के टॉपिक होते हैं, जैसे मैथ्स में कुछ और टॉपिक हो जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं आप, जिससे आपकी तैयारी में और निखार आ सकता है, आप और बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो यही कहूँगा कि आसानी से की जा सकती है सर दोनों की एक साथ प्रिपरेशन, जो मैंने की है। और यहाँ तक कि सर मैं ऐसा कहूँगा कि SSC CHSL CGL ऐसे मतलब जहाँ तक पैटर्न सेम हो रखा है, तो यहाँ तक कि दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन भी एक साथ की जा सकती है, पैरेलली दोनों। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, आप स्टेट एग्जाम्स की बात कर लीजिए, CGL CHSL CPO MTS GD, आप DSSS की बात कर लीजिए, दिल्ली के एग्जाम की। बहुत सारे एग्जाम है, एक ही तैयारी कीजिए और आप बहुत सारे एग्जाम्स को फॉलो अप कर सकते हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे जो बहुत ज़रूरी सवाल है। मतलब आजकल ना बच्चा पता है क्या करता है, बच्चे ने मान लीजिए मैं ही पढ़ाता हूँ या बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मुझे देखा, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया,
तो मुझे भी फॉलो कर लिया। किसी और को देखा, शायद उधर भी उसको लगा कि यार यहाँ भी देखा जा सकता है। तो ये एक अप्रोच सही है गलत है कि मेरे पास पढ़ने के लिए मुझे एक ही सोर्स रखना चाहिए या मुझे मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए कि ये यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी? आपका उस बारे में क्या कहना है? मैं अपना बताऊं सर, तो मैंने तो मतलब एक बार आपके बेसिक्स आप एक या दो टीचर से फॉलो कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे भटकने की ज़रूरत है नहीं। यदि आपके एक बार बेसिक्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो आपको एक टीचर से समझ नहीं आता है, तो उसके लिए आप दूसरे टीचर्स का देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप खुद के लिए कर रहे हैं तो मतलब कुछ भी करिए, मतलब किसी भी टीचर को देखिए। जैसे कुछ टीचर्स के कभी सभी में होती है सर। कोई टीचर्स किसी टॉपिक को रहता है कि मैं उसको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो दूसरा टीचर कर सकता है। तो आप बेसिक्स जो जिसको भी जिसका अच्छा लगे, मतलब ऐसा ना हो कि आपको मतलब बहुत सारी क्लासेस डली हैं कि मतलब 500-600 आवर्स की क्लास हैं उसको फॉलो करें। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं कि बहुत बड़ा मतलब इतना नहीं है कि आप उसमें 2-3 साल से मैथ बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ते जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम मांगता है आजकल उसको मैं बात कर रहा हूँ, तो मैथ्स आसानी से 8 मंथ में आसानी से उसका सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है मैथ का। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट में यदि वह टीचर्स या आप एक या दो टीचर हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं, मैं थोड़ा अलग अलग टीचर्स को फॉलो किया हूँ। अर्थमेटिक के लिए अलग एडवांस और जियोमेट्री के लिए अलग टीचर्स। तो ऐसा गलत नहीं है, बस आप अपने हिसाब से अपना ध्यान रखिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद मेरे मॉक्स में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। बाकी आपको जो ठीक लगे भाई आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि कुछ कॉन्सेप्ट के लिए आप दूसरे टीचर्स का सहारा ले सकते हैं और प्रॉपर आप जैसा एक कंप्लीट सेक्शन कर रहे हैं जैसे अर्थमेटिक, उसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि एक ही टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे है रोहित कि बहुत सारा कंटेंट है मार्केट में पढ़ने के लिए, तो आपको इस तैयारी के दौरान कोई चैलेंजेस आए? और अगर कोई चैलेंजेस आए तो आपने उनको कैसे सेफ साइड किया कि अब मैं रेडी हूँ? तो सर आजकल जो यूट्यूब या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो काफ़ी डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बात करें जीएस की, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, मतलब या कोई भी कोर्स बोल लें, तो उसमें से स्पेसिफिक टीचर्स को सिलेक्ट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के लिए। तो आपको सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हैं, आप अपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी टीचर्स। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो उनका कोर्स हो वह मतलब सारे कॉन्सेप्ट कवर करे। आप जिससे एक तो आपकी ट्यूनिंग मैच होनी चाहिए टीचर्स से कि आपको मतलब चाहे वो बोल रहे हैं लैंग्वेज आपको प्रॉपर समझ आ रहा है या इंग्लिश टर्म इंग्लिश में या फिर हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या जो बुकैब वगैरह वह यूज कर रहे हैं मतलब टर्मिनोलॉजी। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ तो मुझे जो हिंदी वाले टीचर्स है थोड़ी सी वैसे मैं एरिया मेरा हिंदी वाला ही है, भले ही इंग्लिश मीडियम था बट इंग्लिश मीडियम था बट हिंदी ही रहा है ज़्यादातर। तो वहाँ भी इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाते थे, मतलब हिंदी कर करके। तो ऐसा रहता है कि कुछ लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लैंग्वेज का असर रहता है। तो ऐसे टीचर्स को सिलेक्ट करें कि जो लैंग्वेज में आप जिसके साथ कंफर्टेबल हों और जिनका कोर्स ना ज़्यादा बिल्कुल ना एकदम शॉर्ट हो ना बहुत ही लंबा हो कि 2 साल लग रहे हैं प्रिपरेशन कराने में। एवरेज 10 मंथ के करीब 10-11 मंथ, एक मतलब एक ईयर मान लें अच्छे से, तो सभी का कोर्स का मतलब अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो कोर्स मतलब आप चूज करते हैं और कभी बच्चे ऐसा होता है कि आप केवल थंबनेल देखा किसी यूट्यूब चैनल का बहुत अच्छे से रखा है नाम कि किसी बड़े टीचर्स के नाम के पीछे में कभी कभी ऐसा बार होता है कि कोई छोटे टीचर्स रहते हैं आप उनको देखते नहीं हैं। मुझे पसंद था कि मैं अच्छे से अच्छे टीचर्स मिले मुझे। मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा चलाता था यूट्यूब, मैं देखता रहता था टीचर्स। एक्चुअली मैं सोचता था कि मैं मैथ में तो बिल्कुल मास्टर कर लूँ इस एसएससी वाली फील्ड को, कि जहाँ जितनी ट्रिक्स पढ़ी हैं सारी मुझे आने लगे।
तो मैं कई टीचर्स को देखता रहता था कि जहाँ से अच्छा कंटेंट मिला तो मैं वो यूज़ करता था, मतलब अच्छे से लेता था कि जहाँ कोई नए कंटेंट वगैरह मिला कि नए मेथड से शॉर्ट में कैसा क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप खुद को इम्प्रूव करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात वही हो जाती है। तो ऐसा कोर्स सिलेक्ट करना है कि जिसमें क्वालिटी हो, ना कि क्वांटिटी, यही बोलूँगा सर। अच्छा रोहित, जैसे इतना वास्ट सिलेबस है, हाँ, सिलेबस तो कम है नहीं, अगर बहुत सर। मैथ्स है, मैथ्स के अगर जोड़ ले तो 25-26 टॉपिक बन जाएंगे, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है। तो इतने वास्ट सिलेबस में आप कैसे सुजेस्ट करेंगे टाइम कैसे मैनेज किया जाए, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में और जीएस में, बाकी चीज़ों में, बिल्कुल तो सर। उसके बारे में। तो सर बात टाइम मैनेजमेंट की करें तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप ऐसा करके रखिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, जैसे मैं किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं बोल सकता, हर बच्चे के लिए अलग अलग क्वालिटी रहती है कि किसी का पहले से कुछ टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो रखा है, पहले से वो स्कूल में है। जैसे मैं बोलूँ तो जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और इंग्लिश वाले की बात करें तो उन्हें इंग्लिश में थोड़ी बहुत मेहनत से वो उसमें कवर कर सकते हैं। और मैथ्स में बात करें तो मतलब बच्चे आते हैं मैथ्स बैकग्राउंड के आते हैं और कुछ आर्ट्स वाले आते हैं, जब प्रिपरेशन सभी करते हैं ना, तो मैथ्स वाले हैं तो उनकी पहले से थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रखी है, लेकिन जो आर्ट्स वाले आते हैं तो उनको अपने हिसाब से उनमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा खुद पर। तो कई ऐसे होते हैं कि मतलब थोड़ा नॉलेज बहुत कम होता है इस मैथ्स का, मतलब 10 तक तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बट आर्ट्स में तो इतना नहीं रहता है, तो उनको वर्क करना पड़ेगा उस पर। और रीजनिंग का ऐसा है कि आप आसानी से मतलब वो सभी कवर हो जाते हैं, मतलब PYQ अच्छे से कर लें और थोड़े बहुत टॉपिक्स पर रहते हैं तो उन पर वर्क किया जा सकता है। मतलब आप PYQ से ज़्यादा, और मतलब कुछ टॉपिक रहते हैं जैसे कैलेंडर्स, वॉच, मतलब वॉच तो नहीं पूछता है SSC में, और मतलब ये फैमिली वो मतलब कुछ क्वेश्चन आते हैं, मतलब फाइंड करना कि कौन किसका क्या, ब्लड ब्लड रिलेशन। रिलेशंस। हाँ। तो इन पर मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग से देख सकते हैं। बाकी PYQ से रीजनिंग हो सकती है, आप तो कोर्स भी कर सकते हैं, ज़्यादा रीजनिंग का कोई वास्ट नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो आप शुरू में जब शुरू करते हैं तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं सर। सभी का मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोला जा सकता किसको कौन सा सब्जेक्ट किसका वीक है। अपने हिसाब से आप मतलब मैं किसी टॉपर्स को फॉलो नहीं किया सर, सच बात है। हर एक बच्चा खुद में टॉपर बन सकता है। आप जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे अगले साल आप टॉपर बन गए तो आपकी खुद की स्ट्रेटजी अगले साल टॉपर्स की स्ट्रेटजी बन जाएगी। ऐसा मैं सोचता हूँ कि आपको मतलब खुद का देखना होगा कि मेरा क्या है वीक है, और उस पर उस हिसाब से टाइम दिया जा सकता है। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना पड़ेगा ही, खुद के हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू रोहित, बात यही है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई बार मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है तो मैं रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम दूंगा, मेरी हाँ, रीजनिंग बहुत अच्छी है तो मैं बिल्कुल मैथ्स पे सर। ज़्यादा टाइम दूंगा। और मच हायर थिंग क्या होती है कि कई बार हम सारा दिन मैथ्स पढ़ते रहते हैं कि यार अब ये टॉपिक है ज्योमेट्री है, चलो आज 200-400 क्वेश्चन लगा लें। और किसी दिन होता है 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या सोचते हैं। सो जब आपने CHSL की तैयारी कर रहे थे आप, Tier 1 की, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक आपने कहा हो कि यार ये ज़रूर पढ़ना है, और कोई ऐसा टॉपिक भाई चलो इस पे तो यार टाइम कम भी दूंगा या छोड़ भी दूंगा तो चलेगा, कुछ ऐसा करके आपने तैयारी की थी या सब पढ़ा था या कैसे? नहीं, मैं बहुत से टॉपिक मैंने छोड़ रखे थे, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी सर। मतलब कुछ स्टूडेंट लगे रहते हैं कि मतलब कौन सा देश कहाँ है, सबकी राजधानी वगैरह कि यहाँ ये है यहाँ ये है। जब क्वेश्चंस ऐसे मतलब SSC आजकल पूछ ही नहीं रही उससे, तो उस पर टाइम वेस्ट क्यों करना। 1 मंथ तक सर स्टूडेंट वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ने में लगा देते हैं। UPSC थोड़ी ना करना है अभी। जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो पूछ रहा है उतने में आपको रहना है, वरना लग जाएंगे सर। ऐसे ऐसे ही बच्चों को लग जाते हैं ज़्यादा ईयर, तब 2-3 साल प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो आपको स्पेसिफिक होके चलना है, हर एक चीज़ कवर नहीं करनी है। मैं थोड़ा पहले तो इकोनॉमिक्स में
मुझे अच्छी मतलब समझ नहीं आती थी। तो मैं सोचता था कि इकोनॉमिक्स छोड़ दूं, एक दो क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कौन उसके पीछे इतना सारा पड़े। लेकिन फिर लास्ट में मैंने उसको भी कर लिया। मतलब आप मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी पूरी तरह से छोड़ रखा था, थोड़ा क्लाइमेट वगैरह पढ़ रखा था। तो कुछ टॉपिक रहते हैं कि आप छोड़ सकते हैं। तो मतलब ऐसा यदि बहुत ज़्यादा टाइम मतलब आप थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके आपको थोड़ा सा आउटपुट मिला। जैसे बात करूँ मैं आजकल करंट अफेयर्स की सर, तो 2020-21 के पूछ रहा है 2025 में, तो मतलब नहीं बनता। आप अभी 2000 मतलब एक साल पहले के पढ़ लें भले ही, इतने पीछे के कौन पढ़ता है। तो स्किप किए जा सकते हैं टॉपिक, और वो आपको प्रीवियस ईयर से समझ में आ जाता है कि आपको कौन से स्किप करना है और कौन से टॉपिक पढ़ना है। सो जब हम तैयारी कर लेते हैं, सब तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आज बारी आती है मॉक की, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से मॉक कितना इंपॉर्टेंट है, और आपका मॉक में एवरेज स्कोर क्या रहता था? मैं मॉक्स की बात करूँ सर, तो मतलब 50% आपकी प्रिपरेशन मैं पहले बोल चुका हूँ जैसा, और 50% मॉक्स का रोल रहता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी बहुत सारे मतलब 200-300 मॉक्स लगा रखे हैं सच बोल रहा हूँ। तो मॉक्स आपकी मतलब एक होता है कि आपको मतलब और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, मतलब उसको और ज़्यादा संवार देते हैं आपकी तैयारी को। हाँ, मॉक्स लगाने से आप मतलब निखार आ जाता है। मतलब जो आप पहले से टॉपिक पढ़ते हो उसमें उसमें से भी स्पेसिफिक हो जाते हो आपकी। मतलब पहले पढ़ बहुत रखा है, तो मॉक्स लगाने से मतलब जब आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और मतलब PYQs के बाद उसके आधार पर जो न्यू मॉक्स डेवलप किए जाते हैं, तो आप उनसे स्पेसिफिक हो जाते हो कि इस टाइम ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो मॉक्स मैं कहूँगा कि 50% मॉक्स का रोल रहता है, और हर बच्चे को लगभग अधिक से अधिक मॉक लगाना चाहिए। और मतलब जब आपका एग्ज़ाम है उससे लगभग 3-4 महीने पहले से मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं डेली मॉक्स लगाया हूँ सर, कभी-कभी 2-2 मॉक्स भी लगा देता था एक दिन में। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ऑलिव बोर्ड की अगर आपकी तरफ से बात की जाए, तो ऑलिव बोर्ड के टेस्ट ने, ऑलिव बोर्ड की क्लासेस ने अगर आपकी मदद की है, तो क्या ऐसा मदद आपको मिली है ऑलिव बोर्ड के टेस्ट और वीडियो क्लासेस से, वो मैं प्लीज़ आपसे जानना चाहूँगा। मैंने मेंस के लिए CHSL और CGL के लिए हॉलीवुड का सब्सक्रिप्शन 9 मंथ वाला ले रखा था। तो मेंस के लिए आपके मैं और प्री के लिए तो मैं नहीं दी हूँ, बट मेंस के लिए काफ़ी रिलेवेंट है सर आपके मॉक्स। काफ़ी मतलब जो वो लेवल चलता है, मतलब जो मेन एग्ज़ाम में लेवल रहता है, वो आप लोगों ने दे रखा है, और बच्चों को ज़रूर प्रीफर करना चाहिए। क्योंकि मेंस में मैं एक तो मैं टोटल कंप्लीट मॉक नहीं देता था। कभी कभी मतलब आप लोगों का वो आता था, वो वीकली मॉक वो दे दिया करता था कंप्लीट। लेकिन मैं सेक्शनल मॉक मतलब बाकी का पोर्शन स्किप कर देता था, ये मैथ और रीजनिंग वाला, क्योंकि इसमें टाइम की प्रॉब्लम होती है सर। तो मैं ए वाला केवल मॉक का ए वाला सेक्शन देके सबमिट कर दिया करता था। तो मैंने मेंस में करीब 50 की समथिंग 75 मॉक्स थे अवेलेबल, उसमें से 50 के करीब दे रखे थे मेंस के, तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं सर। सो एंड में मैं यही चाहूँगा कि आप कोई एडवाइस नए कैंडिडेट को, जो आज नई तैयारी शुरू करना चाहता है, और रोहित CHSL या ईयर 1 को देखकर मोटिवेट होगा कि हाँ मैं भी CHSL या CGL की जर्नी, कोई भी जर्नी शुरू करता हूँ, तो कोई नए कैंडिडेट को मैसेज कोई, प्लीज़। बिल्कुल सर। मतलब यदि आप जब तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट थिंग आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए। मतलब शुरू से लेके एंड तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खुद में रखना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और मेहनत ऐसी नहीं, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरी शिद्दत से मेहनत करनी है, तभी अचीव हो सकता है। स्टडी की बात करूँ या कुछ और भी फील्ड, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेहनत। और बाकी सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बाकी डिस्ट्रैक्शन से अलग रहना है, खुद को बचाना है, खुद को सेफ रखना है, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन भरे पड़े हैं सभी जगह। तो आप खुद पर कंट्रोल रखना है। बाकी सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, खुद को सेक्लूट करना है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि
जो टॉप 1% लोग हैं ना, मतलब जो टॉप 1%, मैं इंग्लिश में एक जगह पढ़ा था, if you want to be in top 1% you have to do that work that 99% people don't do। यानी आप यदि टॉप 1% में रहना चाहते हैं तो आपको वो सब नहीं करना है जो 99% लोग कहते हैं, आपको हटके करना पड़ेगा, खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और आप जरूर अगली बार मेरी तरह सर के साथ बैठ पाएंगे। सो इतना ही बोलना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू। सो एट द एंड कंक्लूड करना ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपका थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू आप सर। आए, आपने सबको मोटिवेशन के लिए टाइम दिया। बिल्कुल सर, मुझे भी अच्छा लगा आपकी टीम से मिलकर। बाकी इन्होंने ऑलिव बोर्ड के मॉक दिए, लाइव मॉक दिए, तो हर चीज, बट एट द एंड मेहनत खुद की होती है। बिल्कुल सर। जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करोगे, खुद जोर नहीं लगाओगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ एक साथी हो सकते हैं, बट रथ चलाने वाले आप ही हो, आपको ही दौड़ना है, आप ही को करना है। सो आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, आपने काफी कुछ इसमें सीखा हो, और थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू आपका रोहित, बिल्कुल सर, थैंक यू ऑलिव बोर्ड टीम। थैंक यू।